प्रोटीन, है ना? तो प्रोटीन प्रोटीन को ये देखें तो प्रोटीन क्या है? जीव जगत में जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स है बेटे, है ना? तो ये प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे शरीर में हो, ठीक है ना? हमारे शरीर में जो वृद्धि का काम करता है प्रोटीन ही करता है ना? प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में? वृद्धि का काम करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटीन। जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन होता है, अन्य जो भी पदार्थ हैं लगभग लगभग सभी में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सर्वाधिक पाए जाने वाला बायोमोलिक्यूल्स है। ये सबसे अधिक मात्रा में हमारे मतलब जीव जगत में पाए जाने वाला है, ठीक है ना? प्रोटीन कहाँ-कहाँ पर होते हैं? देखो इनके स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत हैं, कहाँ से मिल सकता है हमें प्रोटीन? प्रोटीन एक सबसे ज़्यादा पाया जाता है दूध में, ठीक है ना? दूध में जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना? पनीर में हो गया, दालें हो गई जो जितने प्रकार की दालें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है लेकिन दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दालें, ठीक है ना? मूँगफली में हो गया, मछली में हो गया तथा मांस में, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ ये देखेंगे तो ये प्रोटीन के स्रोत है हमारे पास, इन जगहों से हमें प्रोटीन ले सकते हैं। जैसे दूध का उपयोग करें तो वहाँ पर प्रोटीन मिलता है, पनीर का उपयोग करें तो प्रोटीन मिलता है, दालों का प्रयोग करें तो प्रोटीन मिलता है, मूँगफली हो गया, मछली हो गया और मांस हो गया, इन सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये प्रोटीन की पाए जाने स्रोत है बेटा कहाँ-कहाँ से पॉसिबल है मिलना, इनका मिलना। दूसरा यदि देखें, यह जो है शरीर का जो है प्रत्येक भाग में उपस्थित होता है। हमारे जो शरीर का प्रत्येक भाग है उसमें क्या होगा? ये पाए जाने वाला है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा इसलिए थोड़ा-सा इसी को इस रूप में समझना होगा। ठीक है ना? तो ये हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पाए उपस्थित रहता है। कौन? प्रोटीन। दूसरा देखेंगे, जीवन का मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार माना जाता है। देखो यहाँ 2 शब्द आए हैं, एक संरचनात्मक आधार और एक क्रियात्मक आधार। तो ये हमारे शरीर को बनाने में भी करता है, संरचना को डेवलप करने में। जैसे माना सपोज़ आपका हाथ कट जाए कहीं पर, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है ना? तो ये किसका काम है? प्रोटीन का काम है, उसको बिल्ड करना, उसको बनाना, ठीक है ना? हमारे शरीर की वृद्धि होती है, वृद्धि में क्या होता है नई पदार्थ बनते हैं, तो वहाँ प्रोटीन जो है बहुत महत्वपूर्ण हमारी संरचना का डेवलपमेंट। क्रियात्मक भी आधार है, यानी कि जो हमारे अंदर कई क्रियाएँ हैं जिनमें प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार दोनों कहा जाता है। ये दोनों शब्द याद रखने होंगे आप। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहता है कि यह शरीर की वृद्धि, अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। देखो वृद्धि तो आपकी समझ में आ गई होगी कि हम शरीर में वृद्धि कर रहे हैं। अनुरक्षण माने होता है सुरक्षा, हमारे शरीर की सुरक्षा करना। जैसे टूट-फूट हो जाए अंगों की, तो उसकी उसको ठीक कर देता है प्रोटीन। कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लगातार कहीं चलते हैं, मान लीजिए आपने 25-30 किलोमीटर चले, तो आपकी बॉडी में पेन होने लग जाता है, पाँव में दर्द होने लग जाता है, ठीक है ना? तो उसका कारण होता है बेटा जो हमारी मसल्स होती हैं वो टूट जाती हैं। और यदि आप एक काम करें, जैसे मान लीजिए आपकी मसल्स टूट गई, ठीक है ना? आप लंबे चले, माना 25 किलोमीटर चले, एक दिन में 25 किलोमीटर और खड़ी चढ़ाई चढ़ी, तो अगले दिन निश्चित तौर पर आपके पाँव में दर्द होगा, है ना? तो वो क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी पाँव की मसल्स हैं वो टूट टूट जाती हैं, इतना वर्क करने पर टूट जाती हैं। तो उससे बेहतरीन ये है कि जैसे हमें लगे कि हमने 25 किलोमीटर चले, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ प्रोटीन एक्सेस, यानी कि जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, ऐसी डाइट लेनी चाहिए। तो अगले दिन दर्द होने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। क्योंकि वो प्रोटीन क्या करेगा? उस जो टूटी हुई न मसल्स को है, उनको ठीक कर देगा। तो प्रोटीन इस प्रकार से हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करता है। अब प्रोटीन शब्द को देखें, जो प्रोटीन शब्द है बेटा, प्रोटीन शब्द जो है किससे मिला हुआ है? ग्रीक वर्ड से, प्रोटियोज, प्रोटियोज से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? प्रोटियोज। और इस प्रोटियोज से मिला हुआ है और जिसका अर्थ होता है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना? और देखो सभी जो प्रोटीन होते हैं बेटा, देखो जितने भी हमारे पास प्रोटीन है, सभी प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये ध्यान रखना। यदि आपको पूछे कोई भी प्रोटीन क्या है, तो हम कह सकते हैं अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक, पॉलीमर्स,
होंगे किसके? अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है ना? तो प्रोटीन क्या है? क्या है बेटा प्रोटीन? अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? जो अल्फा अमीनो अम्ल हैं उनके बहुलक जो हैं क्या कहलाएंगे? प्रोटीन्स कहलाएंगे। तो प्रोटीन हम क्या कहेंगे? जो बहुलक होंगे किसके? अल्फा अमीनो अम्ल के, उनको हम प्रोटीन कह सकते हैं। तो प्रोटीन के डेफिनेशन में ये शब्द हम जोड़ सकते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये उसकी डेफिनेशन में, यदि कोई पूछे तो प्रोटीन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक। अब अल्फा अमीनो अम्ल क्या है? पहले हमें ये देखना होगा कि अल्फा है क्या? अल्फा एक पोजीशन है बेटा। ये क्या है? एक प्रकार की पोजीशन है। ठीक है ना? अमीनो अम्ल जो है, देखो इनका बहुलक जो है क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक जो है प्रोटीन कहलाता है। तो उसके डेफिनेशन में बहुत साधारण शब्द हम जोड़ सकते हैं कि अल्फा प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट भी कर लेना आप लोग कि प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन है अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक। ठीक है ना? वो इसको हम और पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। प्रोटीयस से बना हुआ शब्द है, इसका मतलब होता है प्राथमिक होता है, अति महत्वपूर्ण होता है। ये शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य करता है। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार है। तो ये जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से? तो वो है प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है ना? ये पॉइंट याद रहेगा। पूछूंगा बेटा मैं आप लोगों से, है ना, कि प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है बेटा? अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक है। अब देखो इसके बाद क्या है? अल्फा अमीनो अम्ल है क्या? इसका बहुलक तो बाद में बताएंगे हम कि इसमें अल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है। तो देखो बेटा, इनमें पोजीशन होती है। अल्फा क्या है? एक प्रकार की पोजीशन है, एक स्थिति है ना, एक स्थान है अल्फा, है ना। तो देखो अमीनो अम्ल, ये कहता है कि अमीनो अम्ल में अमीनो, अमीनो मीन्स NH2। ठीक है ना? अल्फा जो अमीनो अम्ल में, एक तो अमीनो मीन्स क्या होगा? NH2, और तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल COH, क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। इसको प्रक्रिया, वैसे तो शब्द ये अलग है, प्रकार्यात्मक समूह, है ना। प्रकार्यात्मक समूह का मतलब यहाँ पर हम इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जो क्रिया करने वाला होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। प्रक्रियात्मक समूह, तो हम इसको क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। देखो अब हमारे पास अमीनो अम्ल, आपसे पूछा जाएगा अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? किसे कहेंगे बेटा अमीनो अम्ल? तो अमीनो अम्ल में क्या होता है? देखो एक पॉइंट वाइज हम नोट कर NH2। सकते। हाँ बोलो। जिनमें क्या होगा? एक तो NH2 और COH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जिनमें क्या होगा? एक तो NH2 और व दूसरा क्या होगा? COH। NH2 हो गया अमीनो और COH हो गया कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। क्रियात्मक, ये क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? उपस्थित होते हैं। तो हमें सिंपल लिखना है। देखो अमीनो अम्ल क्या होंगे? अमीनो अम्ल कहते हैं जिनमें NH2 और COH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल। ये हो गया बेटा, एक लाइन में, है ना। देखो फिर आगे देखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में अमीनो समूह की अपेक्षा, ये देखो अपेक्षित स्थितियों के आधार पर अमीनो अम्ल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये कहता है कि देखो यहाँ पर यदि हमारे पास ये COH ग्रुप है, इसकी तुलना में जो ये NH2 ग्रुप है, इसकी पोजीशन के आधार पर, स्थितियों के आधार पर, इस NH2 ग्रुप के इसकी इसके सापेक्ष कहेंगे उसको, है ना, या इसके अपेक्षित, है ना, स्थितियां देखेंगे। यदि जो COH ग्रुप लगा हुआ है, इसकी इसकी स्थिति, इसके NH2 ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? NH2 ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में NH2 ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, उसके आधार पर हम इनको क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखो अमीनो अम्ल को हम अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो जैसे हमने सपोज यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना, ये CH2 कर दिया,
ये CH कर दिया, ये CH3 कर दिया। तो मान लीजिए सपोज यहाँ पर NH2 लगा हुआ है। तो अब कौन सा अमीनो अम्ल होगा बेटे? कौन सा अमीनो अम्ल होगा? देखो यहाँ पर यदि अल्फा देखेंगे, है अल्फा अल्फा। अल्फा वाला तो ये है बेटा। देखो इसमें हमने क्या करना है, पोजीशन, यही तो समझा रहा हो कि देखो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। कि जो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक समूह है, इससे हम दूरी देखते रहेंगे। ये तो है इसकी अल्फा पोजीशन। यदि यहाँ NH2 ग्रुप हुआ तो अल्फा अमीनो अम्ल, ये अल्फा पोजीशन पर यदि NH2 हुआ। ये दूसरी क्या होगी, बीटा पोजीशन, ये बीटा अमीनो अम्ल हो जाएगा। यदि ये अमीनो अम्ल और आगे चले जाए, ठीक है ना, तो ये गामा पोजीशन है, तो ये गामा आ जाएगा। इससे आगे एक पोजीशन और है, तो डेल्टा हो जाएगी, डेल्टा डेल्टा अमीनो अम्ल। तो ये कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी तुलना में जहां वो लगा होगा, जहां पर जिस पोजीशन पर लगा होगा, उस प्रकार का अमीनो अम्ल होगा, उतने प्रकार से। यदि अल्फा पोजीशन पर तो अल्फा अमीनो, बीटा पोजीशन पर तो बीटा अमीनो, गामा पोजीशन पर तो गामा अमीनो, डेल्टा पोजीशन पर तो डेल्टा अमीनो। तो इस प्रकार से अमीनो अम्ल होते हैं। लेकिन हम तो प्रोटीन पढ़ रहे हैं। प्रोटीन कौन होते हैं? प्रोटीन कौन होते हैं? अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक। बिल्कुल, प्रोटीन होते हैं अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक। सभी बच्चे भी ध्यान देंगे बेटा इस चीज को, है ना। देखो, जो अल्फा अमीनो अम्ल है, उसका जो बहुलक होगा वही क्या कहलाएगा, प्रोटीन कहलाएगा। ऐसा हमने पढ़ा भी डिफिनेशन, है ना। तो देखो इसके अलग अलग प्रकार भी है बेटे। इसके यदि हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रकार है, ठीक है ना। जैसे देखो, ये अल्फा अमीनो अम्ल है, बीटा अमीनो अम्ल, गामा, डेल्टा, है ना, ये सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है, इनको वर्गीकृत किया जा सकता है ना। अब वो उसके बाद कहता है, देखो प्रोटीन के जल अपघटन, जो प्रोटीन है, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। ध्यान में रखना, प्रोटीन क्योंकि वो अल्फा अमीनो अम्ल से ही बना हुआ है। भाई हम कह सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड का बहुलक, फिर अल्फा अमीनो अम्ल का बहुलक, ये है प्रोटीन, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, प्रोटीन। लेकिन हम कहें, यहाँ पर एक शब्द कह रहा है कि प्रोटीन के जल अपघटन, यदि हम प्रोटीन का क्या कराएं, मान लीजिए हमने प्रोटीन प्रोटीन लिया और प्रोटीन का हमने जल अपघटन करवाया, जल के द्वारा अपघटित करवाया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, अल्फा अमीनो अम्ल ही प्राप्त होंगे। क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होंगे। ये ध्यान रखना, हमें क्या प्राप्त होंगे, अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि बना ही किससे है, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो ये कहता है देखो, प्राप्त होते हैं। इनमें अन्य प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकते हैं। इन जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, इनमें कुछ अन्य भी क्या हो सकते हैं, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकते हैं। ये है बेटा अमीनो एसिड्स की परिभाषा, है ना। तो अमीनो एसिड्स बता देंगे। देखो, वो अमीनो एसिड्स क्या होता है, प्रोटीन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अमीनो एसिड्स क्या होता है, कोई बताएगा बेटा? सर जिसमें जिसमें NH2 तथा कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। बिल्कुल, जिनमें क्या होगा, एक तो NH2 और दूसरा क्या होता है बेटा, COOH। ये दोनों क्रियात्मक समूह जिसमें उपस्थित होंगे, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, अमीनो एसिड्स कहलाएंगे। और अल्फा अमीनो एसिड्स के बहुलक को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। दो डेफिनेशन हमारे पास याद हो गई हमें, है ना। देखो, इसके बाद ये नोट कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, नहीं तो किताब से पढ़ पढ़ करके आप लोग परेशान हो जाओगे इनको, है ना। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हमारे पास नोट हो गई। तो यहाँ देख लो, ये कहता है कि सभी जो क्या होंगे, सभी अमीनो अम्ल क्या होंगे, रूड नाम होते हैं, ठीक है ना। रूड माने कठिन नाम कहेंगे इनको, ठीक है ना, जो इन यौगिकों के गुण और इनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इनके स्रोत और उसको प्रदर्शित करते हैं। कौन, इनके नाम। देखो, जैसे कुछ अमीनो एसिड्स है, जैसे ग्लाइसिन है, उदाहरण के तौर पर देखें ग्लाइसिन, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ग्लाइसिन को उसका नाम जो है, उसका नाम
मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। जो ग्लाइसिन है, हम कहेंगे ग्लाइसिन क्या है, तो ग्लाइसिन दिया गया है उसके मीठे स्वाद के कारण। इसका स्वाद कैसे होता है? मीठा होता है, ठीक है ना, तो इसके कारण दिया गया। और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में देखो, ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस, ग्लाइकोस का अर्थ होता है मीठा। क्योंकि ग्लाइकोस का मतलब मीठा हुआ, तो ग्लाइकोस से ग्लाइसिन बना हुआ है, इसलिए उसके स्वाद से हम पता लगा सकते हैं ग्लाइकोस। देखो ग्लाइकोस अमेरिका दे रहा है ना, इसका मतलब होता है मीठा, ठीक है। तथा देखो जैसे है टायरोसिन। अब टायरोसिन क्या होता है? देखो टायरोसिन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था। किससे? पनीर, जो आप लोगों ने देखा होगा पनीर, है ना। तो इसका ग्रीक भाषा में इसका शब्द देखो टाइसेस, टाइरोस, टाइरोज है ना, टाइरोज। देखो इसका मतलब यहाँ पर देखोगे टायरोसिन है, ठीक है ना, टायरोसिन है बेटा। टायरोसिन को सर्वप्रथम किससे मिला? प्राप्त, पनीर से प्राप्त हुआ। और ग्रीक भाषा में इसको कहते हैं टायरोस, टायरोज कहते हैं, है ना। और टायरोज का अर्थ होता है पनीर। क्योंकि इनके नाम से पता लग रहा है उनके बारे में, है ना। प्रत्येक अमीनो अम्ल का को साधारणतः एक 3 अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और कभी कभी इसको क्या कहते हैं, एक अक्षर प्रतीक में उपयोग किया जाता है। कभी 3 अक्षरों द्वारा दिखा सकते हैं इसको, और कभी सिंगल अक्षरों के द्वारा भी इसको दिखाया जा सकता है। अब देखो इसमें अमीनो अम्ल का यदि हम वर्गीकरण करें कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं अमीनो, वैसे तो हमने बता दिया कि अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल, है ना। तो इस प्रकार से होते हैं। तो देखो ये कहता है अमीनो अम्ल जो है को उनके अणुओं में उपस्थित अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह की आपेक्षिक संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब वर्गीकरण का दूसरा आधार इन्होंने लिया, एक तो उनके पोजीशन के आधार पर था, अमीनो अम्ल की पोजीशन के आधार पर था, तो किस पोजीशन पर है। यदि अल्फा पोजीशन पे तो अल्फा अमीनो अम्ल, ठीक है ना, बीटा पोजीशन। लेकिन ये कहता है कि जो अल्फा अमीनो को उनके अणुओं की में उपस्थित, जो उनके अणुओं में क्या है, उपस्थित है। कौन उपस्थित है? यदि यहाँ देखेंगे तो एक है अमीनो और दूसरा है कार्बोक्सिलिक समूह। दो चीजें उपस्थित है बेटा, अमीनो अम्ल में क्या चीजें दो उपस्थित है, एक अमीनो को शब्द उपस्थित है और एक कार्बोक्सिलिक। इनकी आपेक्षिक संख्या के आधार पर, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है ना, आधार पर इनको अम्लीय, क्षारीय और उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ना, इन 3 वर्गों में। तो उसका कहता है कि अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक समूह की समान संख्या, यदि समान संख्या है तो अमीनो अम्ल की प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी। मान लीजिए हमने कहा एक हमारे पास ये है, देखो CH2 और इस पर एक NH2 लगा हुआ है और एक COH। तो इसमें संख्या क्या है बेटा? देखो अमीनो और कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या क्या है, समान है। इन दोनों की संख्या क्या है, समान है। तो समान संख्या होने का मतलब क्या है, ये उदासीन होगा। ये कहना है उनका कि यदि देखो अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की समान संख्या है ना, समान संख्या अमीनो अम्ल की प्रकृति क्या होगी, उदासीन बनाती है। यहां पर तो उदासीन हो गया। उसके बाद कहता है देखो कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा अमीनो समूह की संख्या अधिक होने पर ये कैसे होगा, क्षारीय होगा। मान लीजिए हमने कहा इसमें क्या है, एक कार्बोक्सिलिक समूह है, एक कार्बोक्सिलिक समूह है, और यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, CH2, सॉरी CS लिख लिया। ये यहाँ पर भी क्या लिख लिया, CS लिख लिया, और एक CS लिख लिया। ये है। तो अभी किसकी ज्यादा है, संख्या किसकी ज्यादा है बेटा, बताओ, और बच्चे बताएं किसकी ज्यादा है। जब कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह की संख्या समान होगी, देखो समान माने एक ये है, एक ये, समान हुई कि नहीं हुई। यदि दो ये होते और दो ये होते तब भी समान होती, तीन ये होते, तीन ये होते तब भी समान होनी थी। तो ऐसी स्थिति में ये उदासीन है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या शब्द कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा, कार्बोक्सिलिक समूह ये है ना, कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा अमीनो अमीनो समूह की संख्या अधिक है।
ये अमीनो अम्ल की संख्या अधिक है। देखो कितनी होगी, इसमें बताओ बेटा अमीनो समूह कितने हैं? 2। हाँ, एक ही हो गया बेटा, एक हो गया, दो हो गए कि नहीं हुए? और यहाँ पर देखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, एक है। तो यही तो कह रहा हो, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ, देखो ये कह रहा है कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा अमीनो समूह की संख्या अधिक होने पर यह क्षारीय हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्षारीय। देखो ये क्षार बन रहा है, ये कैसे हो जाएंगे? क्षार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? ये क्षार। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे? इसको बोलेंगे क्षार, ये क्षारीय हो जाएंगे। जब इनकी संख्या क्या थी? बराबर थी, तो तब कैसे थे? उदासीन। उदासीन और जब उदासीन इनकी संख्या में अमीन समूह की ज्यादा हो गई, अमीनो समूह की ज्यादा हो गई और कार्बोक्सिलिक समूह की कम होगी, तो कैसे होगा? क्षारीय होगा। ठीक है ना? अब दूसरा कहता है, देखो एक लाइन और कह रहा है, तथा ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अमीनो समूह की संख्या से अधिक होने पर यह अम्लीय हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे दिखा दें कि CH3 और इस पोजीशन पे दिखा दे CH3 दिखाया, फिर हमने CH दिखाया और इस पर हमने COH लगा दिया, यहाँ पर CH दिखाया, इस पर क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। ठीक है ना? फिर हमने CH लगाया और इसमें COH लगा दिया, मान लीजिए ये। अब कहा देखो, इसमें क्या हो गया बेटा? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक समूह है, इनकी संख्या क्या है? ज्यादा है, और इसकी संख्या क्या है? कम है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना? कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अमीनो समूह की संख्या से अधिक होने पर अम्लीय होता है। ये है बेटा, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, यदि उनकी संख्या अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह समान है, तो तब क्या होगा? उदासीन। अमीनो ज्यादा है, अमीनो समूह ज्यादा है और कार्बोक्सिलिक समूह कम है, तो कैसे होगा? विलयन क्षारीय होगा। यदि यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है और अमीनो समूह कम है, तो कैसे हो जाएगा? विलयन अम्लीय हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है ना? तो हम अभी इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास क्या होगा, अमीनो अम्ल कैसे होंगे? उदासीन हो सकते हैं। दूसरा कैसे हो सकते हैं? क्षारीय हो सकते हैं, याद रहेगा। और तीसरा क्या होगा? अम्लीय हो सकते हैं। और ये कब होगा? ये आप सब पता है, जब दोनों समान होंगे तो तब उदासीन होगा। जब यहाँ पर NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे तो क्या होगा? यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि NH2 और ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हो, समान, यहाँ पर समान मात्रा में होंगे, है ना? यहाँ पर क्या होगा? NH2 क्या होता है? अधिक होगा। NH2 क्या होगा बेटा? इसमें अधिक होगा। यहाँ पर क्या होगा? NH2 की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। राइट? यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? COOH क्या होगा? अधिक मात्रा में। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना, बस ये इतनी चीजें, तो तब हमारे पास इस टाइप से अम्लीय हो। ठीक है ना? इसको आप नोट कर लेना कहीं पर कि अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं तो फिर आप लोग सोचोगे क्या हुआ? अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, ये है 3 प्रकार के अम्ल, है ना? तो ये हमने जान लिया कि किस प्रकार से होता है। देखो बेटा, ये अमीनो अम्ल का वर्गीकरण हमने उनकी संख्या के आधार पर कर लिया। देखो, जो इसमें एक शब्द और है, जो अमीनो अम्ल क्या होगा? शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जो हमारे शरीर में बनेंगे वो क्या होंगे? अनावश्यक अमीनो अम्ल होंगे। जबकि क्या होगा? जबकि वे अमीनो अम्ल जो है, जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते हैं और जिनको भोजन में लेना आवश्यक होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है वो कैसे हैं?
वो अनावश्यक है, उनकी जरूरत हमें नहीं। लेकिन कहता है कि जबकि क्या होगा, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, जिनको हम भोजन में लेना आवश्यक होता है, उनको क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो आवश्यकता के आधार पर भी दो प्रकार के हो गए, एक तो हमारे पास आवश्यक अमीनो अम्ल हो गए और एक क्या हो गए, अनावश्यक अमीनो अम्ल हो गए। तो जो हमारे शरीर में बन रहे होंगे वो अनावश्यक है, उनकी जरूरत हम शरीर को नहीं है, ठीक है ना। जिनको हमें लेना पड़ता है तो क्या हो गया, आवश्यक माने जाते हैं। तो दो प्रकार के अमीनो अम्ल इस प्रकार से हो सकते, तो वर्गीकरण के आधार पर ये हो। अब देखो बेटा, देखो अमीनो अम्ल यदि हम देखेंगे, कहता है कि अमीनो अम्ल जो है, इसको थोड़ा सा ऐसे ही थ्योरेटिकल है तो इसको हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो अमीनो अम्ल जो है सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगहीन हो, क्रिस्टल ठोस हो। ये देखेंगे तो कैसे ठोस है बेटा, ये रंगहीन है, इनका कोई रंग नहीं होता अमीनो अम्ल, और क्रिस्टलीय ठोस है। कैसे, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस होता है। देखो ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ये पॉइंट आपको लोगों को याद रखना है, जल में विलेय होंगे, इनका जो क्वथनांक है वो उच्च होता है, ठीक है ना, उच्च गलनांकी ठोस होता है, इनका गलनांक काफी अधिक माना जाता है। अमीनो अम्ल की बात हो रही है, ये ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है ना। तो देखो बेटा, जो सामान्य अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं, ये कैसे अमीनो की भांति व्यवहार करते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों, क्योंकि दोनों है ना इसमें, देखो कार्बोक्सिलिक भी है और NH3 भी है, तो इन दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। अभी तो लवण लवण की भांति गुण दर्शाते हैं, कुछ चीजों में लवण भी दिखाते हैं, लवण का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस कारण ये देखो, इस कारण एक ही अणु में अम्लीय, है ना, क्षारकीय समूह उपस्थित होते हैं। इसमें देखो एक अणु में दोनों चीजें, यहाँ पर देखेंगे तो जो COH ग्रुप होता है ना बेटा, ये अम्लीय होता है। कैसे होता है, कैसे होता है बेटा COH ग्रुप, ये अम्लीय ग्रुप, अम्ल। हाँ ये अम्ल होता है। अम्ल की जिसमें भी ये होता है वो खट्टे होंगे जरूर, है ना। अम्ल की परिभाषा हमने पढ़े थे ना कि स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये अम्लीय गुण होता है। और जिसमें NH2 होता है ये क्षारीय गुण दिखाता है। तो ये दोनों इसमें है, अमीनो अम्ल में क्या है, ये दोनों है। तो ये क्या करता है, अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है और क्षार की भांति भी व्यवहार करता है। देखो इस कारण जो देखो एक ही अणु में क्या है, अम्लीय और क्षारीय समूह उपस्थित होता है, ये है अमीनो अम्ल, जिसमें अम्ल भी उसी में है और क्षार भी उसी में है ना। और जलीय विलयन में देखो, जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, जबकि अमीनो समूह क्या होगा, एक प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। ये एक प्रोटॉन को क्या करेगा, मुक्त कर सकता है और एक ग्रहण कर सकता है ना, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनते हैं। और कैसे आयन बन जाते हैं, द्विध्रुवीय आयन बन जाते हैं। देखो यहाँ पर कैसे एक प्रोसेस है बेटा, देखो यदि हम इस प्रोसेस को देखें तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जिसे ज्विटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ज्विटर, ये ज्विटर प्रोसेस है। देखो हमने क्या किया है, ये देखो एक अमीनो अम्ल लेते हैं RCH, और यहाँ पर क्या है NH2, और NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। और यहाँ पर ये देखेंगे C डबल बॉन्ड O एंड OH, इस प्रकार। अब ये है कार्बोक्सिलिक समूह, ये क्या करता है, आसानी से एक प्रोटॉन देता है। इसने एक प्रोटॉन दिया, देखो ये प्रोटॉन मैंने H+ आयन, इसने H+ आयन दिया और इस H+ आयन को इसने ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, ग्रहण, H+ आयन। तो इसके कारण क्या हुआ, इसको बनाया गया है, इसको देखो RCH, और यहाँ पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O, और इस O पर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो ये NH2 लगा हुआ है ये NH3 हो जाएगा, NH3+ हो जाएगा। तो इस प्रकार का गुण होता है बेटा इसमें। इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन बना दिया इसने। इसकी विशेषता है अमीनो अम्ल, ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जिनमें दोनों चीजें एक साथ है। देखो अम्ल भी है, क्षार भी है ना। और अम्ल क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर दे रहा है, ठीक है ना, और दूसरा क्या कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें हो रही है इसमें। तो देखो यहाँ पर
ये देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको इसलिए क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ कहा जाता है ना। देखो ये क्या देता है, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं, ज्विटर आयन या उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। यह उदासीन होता है, क्योंकि उदासीन हो गई है ना। परंतु इसमें देखो, इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों ही उपस्थित होते हैं। इसमें धनावेश भी है बेटा और ऋणायन भी, ऋणावेश भी। उभयविष्ट का मतलब होता है, देखो उभयविष्ट आयनिक रूप में अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति हो जाते हैं। कैसे उभयधर्मी, ना तो ये क्या करेंगे अम्लीय गुण दिखाएंगे ना क्षारीय गुण दिखाएंगे, उभयधर्मी प्रकृति इसलिए कहा जाता है ना। तथा वे दोनों, देखो वे अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी करते हैं। नहीं तो अम्ल अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता ना। माना हमारे पास कोई अम्ल है और इसको हम क्या करें, दूसरे अम्ल से अभिक्रिया, कम चांसेस होते हैं, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, अम्ली के साथ भी और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। उसके बाद है बेटा इसमें ग्लाइसिन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध अमीनो अम्ल ध्रुवण अगुणक होते हैं। केवल ग्लाइसिन को छोड़ देंगे, इसमें नहीं होता बेटा ग्लाइसिन, इसमें क्या नहीं होता है, ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। ध्रुवण घूर्णक माने प्रकाशित सूर्य के प्रकाश में ये अपने स्थिति को चेंज कर देते हैं। उसके बाद है बेटा देखो इसमें, क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन परमाणु परमाणु असममित होता है और ये डी तथा एल दोनों रूपों में पाए जा सकते हैं। डी और एल रूपों में पाए जाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी दोनों रूपों में पाए जाते हैं। अधिकांश, ये कहता है देखो, अधिकांश प्राकृतिक अमीनो अम्ल का विन्यास एल होता है और एल अमीनो अम्ल को NH2 समूह बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। देखो बेटा अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं किस प्रकार से होगा। यहाँ पर इस टाइप से, पहले इसने एक शब्द कहा अल्फा कार्बन परमाणु असममित होता है। पहले इस शब्द को समझते हैं, अल्फा कार्बन परमाणु असममित होता है। तो यहाँ पर एक अल्फा कार्बन परमाणु रहते हैं। पहले देखो यहाँ पर एक कार्बन है, ये देखो इसी को ले लेते हैं बेटा, ये वाला मॉलिक्यूल है ना। ये हमारे पास क्या है, अल्फा अल्फा अमीनो अम्ल है, ठीक है ना। तो इसका ये वाला कार्बन लिया, देखो इस कार्बन में क्या होगा, एक तरफ तो NH2 लगा हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, R लगा हुआ है, तीसरी तरफ देखेंगे COOH लगा हुआ है और चौथी तरफ देखेंगे तो H लगा हुआ है। तो ये असममित कार्बन है। असममित का मतलब इसमें कोई भी ग्रुप समान नहीं है। देखो ये NH2 है, ये COH है, ये H है और ये क्या है, R है। यानी कि इस कार्बन परमाणु पर कोई भी ग्रुप समान नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको असममित शब्द यूज करते हैं इसके लिए। कैसे यूज करेंगे, असममित। अब दूसरी कंडीशन इसने क्या कहा, इसने कहा देखो अधिकांश एल प्रकृति के होते हैं और एल अमीनो अम्ल NH2 समूह बाईं ओर लिख कर प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम NH2 समूह को इसको ऐसे लिख लें, NH2 यहाँ बाएं तरफ लिख लें, या कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक तरफ COH लगा देते हैं, ठीक है ना, और एक तरफ R लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो लिखा जाता है बेटा, ये लिखा जाता है एल अमीनो एसिड, ठीक है ना। एल पोजीशन ये होगा, एल जो लेफ्ट हैंड साइड में। और यदि हम इसको यहां से इधर की तरफ मूवमेंट करवाएं तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी। यहां पर हमने NH2 लिख लिया और यहां पर COH, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा वाला, डी अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, इसलिए इसको एल कहा गया, है ना। तो इस प्रकार से हम अमीनो अम्ल को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद फिर प्रोटीन आया। अब प्रोटीन, क्योंकि हमने अल्फा अमीनो अम्ल पढ़ लिया, हमने क्या कहा था शुरू में, एक चीज बताई थी, प्रोटीन क्या होता है बेटा, प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक। बिल्कुल, ठीक है ना। अब थोड़ी सी जानकारी हमें अब
अल्फा अमीनो अम्ल की मिल गई कि जिनके अल्फा पोजीशन पर NH2 होता है वो अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है बेटा, अब थोड़ा प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोटीन होता क्या है, ये पूछूंगा मैं, क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। देखो यहाँ पर है, पहला शब्द उसका ये है कि अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। कौन? प्रोटीन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब प्रोटीन की परिभाषा थोड़ा बड़ी हो सकती है, क्या होगा? अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं प्रोटीन। दूसरा दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपस में पेप्टाइड बंध अथवा पेप्टाइड आबंध लिखा हुआ है, पेप्टाइड बंध लिखा हुआ है, एक ही चीज है दोनों, है ना, जो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो पहला है, यदि प्रोटीन की परिभाषा हम लिख रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हम लिखेंगे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, अल्फा, ठीक है ना, अमीनो एसिड के बहुलक, पहला काम हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये क्या है? ये आपस में क्या होता है बेटा? ये आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा, ठीक है ना। पेप्टाइड, पेप्टाइड, सॉरी पा है, पेप्टाइड बंध, ठीक है ना, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तीसरा देखो, उसके बाद देखो बेटा, रासायनिक रूप, देखो रासायनिक रूप में से पेप्टाइड बंध COOH समूह और NH2 समूह के मध्य होता है, के मध्य बना एक आबंध होता है। ये जो पेप्टाइड बंध है बेटा, ये पेप्टाइड बंध क्या है? एक तो क्या होगा, पेप्टाइड जो बंध बनता है, तो यहां पर लिख सकते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध किसके बीच बना? COOH व NH2 के मध्य, मध्य बनता है, ठीक है ना। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। देखो हमने क्या किया, तीन इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की। एक तो है ये क्या होते हैं, प्रोटीन जो है अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ये आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बंध COH और NH2 के मध्य बनता है। किसके मध्य बनता है? COH और NH2 के मध्य बनता है, ठीक है ना। देखो इनके मध्य बनता, बना एक आबंध होता है। दो दो कह रहा है, दो एक जैसे, दो क्या है? एक जैसे अथवा भिन्न अमीनो अम्ल के अणुओं के मध्य अभिक्रिया अभिक्रिया एक अणु के अमीनो अम्ल दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्य संयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो अमीनो अम्ल है, ठीक है ना, कितने हैं? दो। तो एक का जो देखो, मान लीजिए ये हमारे पास दिखाई दे रहा है ऊपर, है ना, ये NH2, देखो बेटा ये अल्फा अमीनो अम्ल है ना, NH2 CH2 COH। तो एक का तो है क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। एक का क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक समूह, ये देखो कार्बोक्सिलिक समूह है। और दूसरे वाले का देखो, ये दूसरे वाला हमारे पास है ना। इस दूसरे वाले का देखेंगे तो दूसरे वाले का क्या है? NH2। और इन दोनों ने क्या किया, देखो यहां से ये H2O निकाल दिया, यहां से H निकला, H2O निकाल दिया, और ये जो बंध बना ये है पेप्टाइड बंध। देखो कितनी मजेदार बात है। दो क्या होंगे? दो अमीनो अम्ल होंगे, और दो अम्लों के मध्य जो क्या होगा, एक का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे का अमीनो समूह, ये आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने से पेप्टाइड बंध बनाते हैं। ये है बेटा पेप्टाइड बंध। क्या बना? पेप्टाइड बंध। इसको हम बना भी सकते हैं, देखो जैसे ये देखो ग्लाइसिल एलानिन, ठीक है ना, ग्लाइसिल एलानिन। तो ये दो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ। देखो अभी बताते हैं कैसे होगा। देखो पेप्टाइड बंध कैसे बन रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है NH2,
ग्रुप लगा हुआ है, फिर CH2 और फिर लगा हुआ है COOH। दिखाई दे रहा होगा बेटा आप लोगों को, है ना। फिर हमने क्या किया इस बार, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को, आवाज आ रही बेटा? यस सर। हाँ, देखो ये हमारे पास NH2 है और फिर CH है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर COH। तो देखो इस मॉलिक्यूल का, ये जो मॉलिक्यूल है इसका क्या है बेटा, इसका तो कार्बोक्सिलिक समूह ये देखो, और इसका क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग है, इसका NH2। इनके मध्य क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। देखो NH2 ये तो अपनी जगह रहेगा, है ना। फिर क्या होगा CH2 और यहां से क्या होगा, देखो यहाँ से CO, अब यहाँ से क्या निकला, OH अलग निकल गया, इसमें से OH अलग निकल गया, एक CO, और यहाँ देखो ये बॉन्ड बन रहा है और ये दूसरा क्या है, इसमें से निकल रहा है H, तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा। यहाँ क्या बचेगा, NH, और फिर क्या होगा CH और CH3 और COH, ये बना बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है, इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, पेप्टाइड बंध। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेप्टाइड बंध बनते हैं किसके अंदर, जब हमारे पास दो अल्फा अमीनो अम्ल होंगे या अन्य भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अल्फा अमीनो अम्ल ही नहीं, अल्फा अमीनो अम्लों के मध्य जो बनने वाले बंध हैं, देखो यहाँ पर ये क्या कहता है कि देखो दो एक जैसे हो या भिन्न अमीनो अम्ल हो, है ना, कि अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक, देखो अभिक्रिया एक अणु के अमीनो अम्ल समूह और दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग से होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है और यहाँ पर एक जल का अणु निकलेगा, तथा पेप्टाइड आबंध या पेप्टाइड बॉन्ड, ये देखो CONH बनता है। चूंकि देखो, चूंकि क्या कह रहा है, चूंकि उत्पाद दो अमीनो अम्लों के मध्य द्वारा बनता है, अतः इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। ये है डाइपेप्टाइड। कितने अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, दो अणुओं से बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये दो अणु से मिलकर बना हुआ है, ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइपेप्टाइड कहा जाता है। ये शब्द याद करने बेटा आप लोग। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, क्या है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड, जो दो अणुओं से मिलकर, तो वो डाइपेप्टाइड हुआ। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या हुआ, दो अणुओं से मिलकर के जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं उनको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या हुआ, आपको कोई पूछ ले पेप्टाइड जो बॉन्ड, CONH बनाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं दो अमीनो अम्ल, या पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, देखो इसको हम अपनी तरफ से समझ आ सकते हैं बेटा। देखो पेप्टाइड बॉन्ड, इस चीजें को अपने आप को समझना है, इंटरमीडिएट में बच्चों को ये समझ आनी चाहिए, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं एक अमीनो अम्ल के COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अणु के NH2 ग्रुप या NH2 समूह के मध्य मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, H2O का निर्माण होता है और CONH बॉन्ड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा भी है बेटा, देखो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये कह रहा है, देखो यहाँ पर हम कहते हैं पेप्टाइड बंध, देखो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, है ना, रासायनिक रूप से। देखो पेप्टाइड बंध, देखो पेप्टाइड बंध कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह के मध्य बना हुआ एक आबंध है। किसके मध्य बना हुआ है, COH और NH2 के मध्य बना हुआ एक बंध है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसको हम दिखा सकते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसे CONH, और इसमें क्या होगा, CONH2 पेप्टाइड बंध है और इसमें H2O भी मुक्त होता है। इस बंध में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल मुक्त होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसने दिया है उदाहरण,
उदाहरणार्थ कह रहा है कि जब ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है ना, एलानीन के अमीनो समूह के साथ संयोग करता है, तो हमें देखो, तो हमें डाइपेप्टाइड या ग्लाइसिल एलानीन प्राप्त होता है। तो यहां पर दो चीजें, कैसे कैसे, दो चीजें बेटे देखो, यहां पर उदाहरण के लिए कहा उसने कि जब ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह, देखो ये ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह, ये इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है, ये हमारे पास ग्लाइसिन है, क्या बेटा है, ग्लाइसिन, क्या है, ग्लाइसिन, ये दिखाई दे रहा है ग्लाइसिन, ये देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है ना। और एलानीन, ये दूसरा वाला क्या है, एलानीन है, ये वाला क्या है, एलानीन है। इनके नाम भी चाहो तो याद कर सकते हैं आप लोग। एलानीन का जो है क्या होगा, अमीनो समूह, संयोग करके क्या बना देते हैं, ये दोनों संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, एक डाइपेप्टाइड या ग्लाइसिन, देखो ग्लाइसिल एलानीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। यदि तीसरा अमीनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो तब क्या बना देगा, तो उत्पाद क्या होगा, ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा। जैसे जो डाइपेप्टाइड है और तीसरा आकर के अभिक्रिया करे तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इसको ट्राइपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है ना। और एक ट्राइपेप्टाइड, देखो एक ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो अम्ल होते हैं। डाइपेप्टाइड में कितने होते हैं, 2, और ट्राइपेप्टाइड में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 3, जो क्या करेंगे, 2 पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त होते हैं। इसमें कितने होंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7 है ना, जुड़ते हैं तो परिणामी उत्पाद टेट्रा, पेंटा, है ना, हेक्सा, ये पेप्टाइड बना देंगे। टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा पेप्टाइड, हेक्सा पेप्टाइड, इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है ना। और ये कहता है कि जब अमीनो अम्लों की संख्या क्या होगी, 10 से अधिक होती है तो उत्पाद को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, फिर आपको डाइपेप्टाइड पूछा जा सकता है, डाइपेप्टाइड हमने बताया। और तीसरा शब्द आता है इसमें ट्राइपेप, पॉलीपेप्टाइड क्या है ना। तो जिसमें 10 से अधिक अणु होंगे तो पॉलीपेप्टाइड होंगे। और देखो एक पॉलीपेप्टाइड में 100 से अधिक अमीनो अम्ल अम्ल अवशेष होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान इतना होता है, और इनसे जो है अधिक नहीं होता है, इस 10,000 से अधिक नहीं होता है ना। तो देखो प्रोटीन कहलाते हैं। अब प्रोटीन की परिभाषा क्या कही दी इन्होंने, कि देखो एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो अवशेष होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 10,000 से अधिक न होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिक नहीं होगा तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, ये प्रोटीन हो गया, ठीक है ना। यदि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड में यह विभेद अधिक सुस्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। कम अमीनो अम्ल, देखो कम अमीनो अम्लों वाले पॉलीपेप्टाइड भी प्रोटीन होते हैं, जिनमें कम अमीनो अम्ल होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं की संभावना होती है। तो यदि उनमें प्रोटीन जैसे सुस्पष्ट स्वरूपण, जैसे हमारे पास इंसुलिन होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होंगे, 51 अमीनो अम्ल होते हैं। यदि देखोगे तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। और इस प्रोटीन में क्या होते हैं, 51 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं, 51 अमीनो अम्ल। तो इनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, उनको अमीनो अम्ल क्या हो, अमीनो अम्ल के आधार पर हम अलग अलग प्रोटीन को समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया, इस प्रकार से हम अमीनो अम्ल को समझ सकते हैं। अब देखो उसके बाद है, ये तो हमने प्रोटीन को थोड़ा बहुत समझ लिया कि प्रोटीन किस प्रकार की चीज है। बहुत सारी चीजें आगे बेटा इसमें, है ना, डाइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड है, छोटी छोटी चीजें हमारी बहुत आगे, इनको याद भी करना आप लोगों ने किताब से, है ना। देखो आणविक आकृति के आधार पर, अब जो आणविक आकृतियां होती हैं के आधार पर प्रोटीन को दो वर्गों में बांटा गया। यदि उनके आकृति के आधार पर देखेंगे तो दो वर्गों से, यहाँ हमने डाइपेप्टाइड अलग कहा, ट्राइपेप्टाइड अलग कहा, उससे पहले हमने उदासीन, अम्लीय और क्षारीय में देखा था। देखो बेटे यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर भी देखो
ये 2 प्रकार के होंगे, एक रेशेदार होंगे, एक गोलीय आकार होंगे। ठीक है ना? 2 प्रकार के प्रोटीन्स होंगे। तो चलो इसको हम कल बताएँगे।